जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर सुबह उठते ही स्मार्टफोन के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान से जुड़ी है। मौजूदा दौर में मोबाइल लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। सोते, जागते, खाना खाते, नहाते और काम के दौरान भी फोन का इस्तेमाल किसी न किसी तरह से लोग करते ही रहते हैं। बार बार आने वाले नोटिफिकेशंस को चेक करने के लिए वे कुछ ही देर बाद फोन को देखते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो खुद ही कई बीमारियों को दावत दे रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि सुबह सुबह सबसे पहले फोन के इस्तेमाल से बचने को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। हर मुट्ठी में रहने वाले मोबाइल फोन ने हमारी दिनचर्या और स्वास्थ्य में सेंध लगा दी है। सुबह उठते ही ज्यादातर लोग सबसे पहला काम मोबाइल चलाने का करते हैं। कई बार तो बिस्तर पर लेटे लेटे ही 1 घंटा 2 घंटा बीत जाता है और पता ही नहीं चलता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुबह सबसे पहले मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से आप क्या क्या नुकसान उठाते हैं? हालांकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया है, लेकिन इस सच से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि इससे कुछ खतरे भी हैं जो हमारी खुशियां छीन रहे हैं। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि लगभग 84% भारतीय नींद खुलने के बाद सुबह सुबह 15 मिनट तक अपने फोन के साथ बिताते हैं। आजकल लोग मॉर्निंग में उठते ही मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं, उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। आई थिंक वो साइंटिफिक रूप से देखें तो हेल्थ के लिए वो बहुत डेंजरस है, क्योंकि वो आपके माइंड पे इफेक्ट करता है। और मॉर्निंग रूटीन आपका है वो एक साइलेंट फेज में होता है आपका माइंड, तो आई थिंक उसमें अगर आप मॉर्निंग में उठते ही अगर मोबाइल पे आप देख रहे हैं तो आपका जो भी मॉर्निंग का रूटीन है वो डिसबैलेंस हो सकता है। जैसे आप सुबह उठते हो ना, जैसे ही आप फोन खोलते हो, फोन उठाते हो, उसमें से आप कुछ मान लो आपने कुछ ऐसा देख लिया जो थोड़ा डिस्टर्बिंग है या फिर थोड़ा वायलेंट है या कुछ ऐसा है, तो फिर क्या होता है आपका पूरा दिन डिस्टर्ब रहता है। या फिर कुछ आपने ऐसा देख लिया जो आपको डायरेक्टली आपको पता है अंदर से हिट कर रहा है, तो आप फिर दिन भर उस चीज को लेकर परेशान से रहते हो। ये भी देखता हूँ कि जैसे भी सुबह उठता हूँ व्हाट्सएप चेक करता हूँ तो इससे मेरे को महसूस भी हुआ है कि स्ट्रेस बढ़ रहा है और क्या कहते हैं, ठीक है, और जहाँ तक आंखों की प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा ही समस्या है मुझे फील हो रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक जब आप सुबह जागते हैं तो आपका मस्तिष्क डेल्टा स्तर यानी आराम की अवस्था में होता है, और जब आप जागने के तुरंत बाद अपने फोन का इस्तेमाल करते हैं और डेल्टा स्टेट से बीटा में चले जाते हैं तो ये मस्तिष्क पर तनाव का संकेत है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तेजी से बदलाव से चिंता, चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है और व्यक्ति पूरे दिन थका हुआ महसूस करता है। इस स्थिति से निपटने के लिए व्यक्ति को जागने के 30 मिनट से 1 घंटे बाद ही अपने स्मार्टफोन का उपयोग करना चाहिए। फोन चलाना लोगों की आदत बन गया है। लोग देर रात तक फोन चलाते हैं और सुबह होते ही हाथ में मोबाइल फोन ले लेते हैं। लेकिन सुबह उठते ही मोबाइल फोन यूज करना खुद ही अपना मूड खराब करने जैसा है। ऐसा करने से कई नुकसान हो सकते हैं। अगर आप सुबह उठते ही फोन चलाते हैं तो दिन भर काम में फोकस करने में परेशानी होती है। इससे एकाग्रता में कमी आती है। आंखों पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। रात भर सोने के बाद आंखें फ्रेश होती हैं। फोन की लाइट से इन्हें नुकसान हो सकता है। फोन चलाने के लिए देर तक बिस्तर पर लेटे रहते हैं। ऐसे में रीढ़ की हड्डी पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, जिससे रीढ़ में दर्द हो सकता है। फोन का अधिक इस्तेमाल रीढ़ और गर्दन के दर्द का कारण बन सकता है। लिहाजा सुबह उठते ही फोन चलाने से बचना चाहिए। आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है कि युवा और बुजुर्ग दोनों जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले ये काम करते हैं कि अपने मोबाइल का डाटा ऑन करते हैं और मोबाइल देखते हैं। इससे समाज का 80 से 85% युवा प्रभावित है और उसका एक दुष्प्रभाव जो देखने में आ रहा है कि जो समय हमें प्रकृति के साथ बिताना चाहिए, जिस समय में हमें अपने मॉर्निंग प्रेयर
की तरफ ध्यान देना है, हमें प्राणायाम योगा करना है, उस समय हम अपने मोबाइल को देखते हैं। पिछले कुछ सालों में सोने से ठीक पहले और जागने के तुरंत बाद स्मार्टफोन का इस्तेमाल बेहद आम बात हो गई है और इन आदतों की कई वजह हैं, जैसे सोशल मीडिया ऐप और शॉर्ट फॉर्म वीडियो ऐप का बढ़ना। चाहे वो एक्स पर स्क्रॉल करना हो या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चेक करना या शॉर्ट्स और रील्स को देखना हो, ये गतिविधियां आज अधिकतर लोगों की आम आदतें बन गई हैं। ऐसे कई अध्ययन हैं जो बताते हैं कि आपके स्मार्टफोन से निकलने वाली नीली रोशनी यानी ब्लू लाइट आपकी नींद को कैसे प्रभावित करती है और स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर पड़ता है। ऐसे में सवाल है कि ब्लू लाइट क्या है और ये कैसे सेहत को नुकसान पहुंचाती है। सामान्यतया ब्लू लाइट स्मार्टफोन, लैपटॉप और दूसरे कई डिवाइसेस से निकलती है, जिससे हमारी नींद पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये मोबाइल जिसका एक सकारात्मक प्रभाव हमें उस तरफ लेके जाना चाहिए, लेकिन ये जो हमारी ऐसी आदत है जो कि सुबह उठ के मोबाइल देखना, रात में सोने के पहले मोबाइल देखना, इससे हमारी मानसिक स्थिति बहुत प्रभावित हो रही है। लोगों का जो एक नेगेटिव हार्मोन है वो उससे रिलीज होता है और हम जो है अपने कार्यस्थल पे जाके हमेशा एंजाइटी से प्रभावित रहते हैं। तो इसी स्थिति से बचने की जरूरत है। इसके साथ ही बड़ा सवाल ये है कि सुबह के समय स्क्रीन देखने से कैसे बचें। तो सबसे पहले सुबह उठने के बाद फोन का इस्तेमाल कम करें। अगर आपको सुबह सबसे पहले अपना फोन चेक करने की आदत है तो 30 मिनट, फिर 1 घंटा और फिर धीरे धीरे से बढ़ाने का प्रयास करें। और हर सुबह पहला घंटा स्क्रीन फ्री रखने का लक्ष्य रखें। सुबह की दिनचर्या ऐसी बनाएं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल न हो। दिन की शुरुआत मॉर्निंग वॉक या योग से करें। सुबह उठकर कुछ देर कोई किताब या अखबार पढ़ें। 10 से 15 मिनट के लिए नेचुरल लाइट में अवश्य बैठें। ये न केवल आपका ध्यान भटकाता है बल्कि आपके मूड और प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है। इसके साथ ही इस आदत को बदलने के लिए अपने फोन को अपने बिस्तर के पास से दूर रखें। बिस्तर पर जाने से पहले अपने फोन को दूसरे कमरे में छोड़ दें। अगर ये आसानी से आपकी पहुंच में नहीं है तो सुबह उठते ही सबसे पहले इसे उठाने की संभावना कम होगी। मोबाइल में अनवांटेड या मैसेज हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उसका दुष्प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है और दिन भर का जो हमारा समय है उस स्थिति से हम गुजरते हैं, जिससे हमारा जो कार्य क्षमता है वो प्रभावित होता है। यही स्थिति है रात में सोते समय। सोने के पहले फिर मोबाइल लोग देखते हैं। उसका दुष्प्रभाव वही है कि हमें गहरी नींद आनी चाहिए, गहरी नींद नहीं आती है। जब साउंड स्लीप नहीं होता है तो सुबह देर से उठते हैं। ऐसे में जरूरी है कि सुबह सुबह सबसे पहले फोन के इस्तेमाल से बचने को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के 6 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास रहे 6 फ्लैग स्टाफ रोड को पीडब्ल्यूडी ने सील कर दिया और वहां डबल लॉक लगा दिया। कहा जा रहा है कि आवास को खाली और हैंडओवर करने को लेकर ये पूरा विवाद है। गलत तरीके से हैंडओवर लेने के आरोप लगाते हुए कुछ अधिकारियों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। इधर सीएम आतिशी के दफ्तर और आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि बीजेपी के इशारे पर उपराज्यपाल ने जबरन सीएम आतिशी का सामान सीएम आवास से निकाल दिया। इसके साथ ही ये भी आरोप लगाया कि एलजी की तरफ से बीजेपी के किसी बड़े नेता को ये सीएम आवास आवंटित करने की तैयारी चल रही है। उधर बीजेपी ने कहा है कि आतिशी के पास जब पहले से ही बंगला है तो उन्हें एक और बंगला क्यों चाहिए। साथ ही बीजेपी ने आतिशी पर जबरन 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित आवास पर कब्जे का आरोप लगाया। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव के करीबी और पूर्व विधायक अरुण यादव की मुश्किलें बढ़ गईं। दरअसल ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरुण की करीब 25 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। उन पर इस साल की शुरुआत में छापेमारी भी हुई थी। हरियाणा के हिसार से निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल ने भी बीजेपी को समर्थन देने की घोषणा कर दी। सावित्री पार्टी सांसद नवीन जिंदल की मां हैं। सावित्री ने कहा कि वो क्षेत्र के विकास के लिए बीजेपी को समर्थन दे रही हैं।
इससे पहले गन्नौर से निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादियान और बहादुरगढ़ से निर्दलीय एमएलए राजेश जून ने भी हरियाणा बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और दूसरे नेताओं से मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने बीजेपी को समर्थन देने की बात कही। इस तरह बीजेपी राज्य में और मजबूत हो गई है। दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जलेबी बांटी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जलेबी खाने का जिक्र किया। हरियाणा चुनाव में जलेबी काफी सुर्खियों में रही और इसके जरिए बीजेपी के कई नेता अब कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं। थैंक यू। चलिए जलेबी खाते हैं। झारखंड में बोकारो के सदर अस्पताल में एक अनोखी पहल की गई। दरअसल यहाँ 4 महिलाओं ने बेटियों को जन्म दिया, जिनका नवरात्र में इस संसार में खास तरीके से स्वागत हुआ। इनके परिवारों को भी आदिवासी समुदाय की स्पेशल टोपी पहनाई गई और तोहफे दिए गए। इस पहल के जरिए यही कोशिश है कि समाज बेटियों के प्रति अपनी सोच बदले और हर बेटी को एक उज्जवल भविष्य मिले। केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया है। इस साल ये पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों, अमेरिका के डेविड बेकर, जॉन जम्पर और ब्रिटिश वैज्ञानिक डेमिस हसाबिस को मिले। डेविड बेकर ने नई तरह के प्रोटीन का निर्माण किया है, तो डेमिस और जम्पर ने एक ऐसा एआई मॉडल बनाया जिसने कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझने में मदद की। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई तो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। महाराष्ट्र में उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी ने हारी बाजी जीत ली। वहीं शरद पवार की एनसीपी ने भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया, जबकि आम आदमी पार्टी ने साफ साफ कह दिया है कि दिल्ली में कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। और ममता की तृणमूल कांग्रेस ने तो बिना नाम लिए अक्खड़ बता डाला। अब कांग्रेस गठबंधन सहयोगियों के बीच अपनी साख को बचाए रखने के लिए ईवीएम को विलन बनाने की कोशिश कर रही है। हरियाणा चुनाव में हुए गड़बड़ियों को लेकर आज कांग्रेस डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से जो मिल न सका उसको बुलाता चला गया, जिंदगी का साथ निभाता चला गया। कांग्रेस हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली है। कांग्रेस ने बार बार ये सिद्ध किया है कि वो एक गैर जिम्मेदार दल बन गया है। वो अभी भी देश को बांटने के लिए नए नए नैरेटिव गढ़ रही है। कांग्रेस समाज को बांटने का फॉर्मूला लाती रहती है। हरियाणा की हैट्रिक से बीजेपी का जोश हाई है। प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा उसमें बीजेपी की भविष्य की रणनीति दिख रही है। आगे की लाइन क्या होगी, कार्यकर्ता किस संदेश के साथ जनता के बीच जाएंगे, इन सब का खाका खींचा जा रहा है। दूसरी तरफ हरियाणा में हार के साइड इफेक्ट इंडिया गठबंधन में दिखने लगे हैं। एकजुटता के दावों में दरार आ रही है। सहयोगी लगातार कांग्रेस को घेर रहे हैं। सबसे ज्यादा तल्ख आवाज महाराष्ट्र से उठ रही है। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। महाराष्ट्र की राजकीय परिस्थितियां अलग है और हरियाणा की राजकीय परिस्थितियां अलग है। महाराष्ट्र में शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा है, छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा का महाराष्ट्र है, तो वहाँ का और यहाँ की बहुत फर्क है। और महाराष्ट्र बड़े तादाद में, बड़ी ताकत के साथ कांग्रेस और हमारी अलायंस पार्टी बहुमत से जीतेगी। कांग्रेस की कोशिश है कि किसी भी तरह हरियाणा की हार का असर महाराष्ट्र में ना हो। पहली चुनौती तो गठबंधन की पार्टियों को ये एहसास दिलाना है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस अब भी मजबूत है, पर गठबंधन के साथ ही समझ रहे हैं कि मौका अभी ही है। सीटों के लिए टफ बार्गेनिंग की भूमिका भी तैयार होने लगी है।
गठबंधन मजबूती से आगे बढ़े। जैसे जम्मू और कश्मीर में हमने गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड लिया है, उनके नेतृत्व में ये लड़ाई जीती है कांग्रेस पार्टी ने। तो ये समझना जरूरी है कि यहाँ पर हम अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षाएं आगे रखकर कहीं ना कहीं हम अपनी फाइट को अगर कमजोर करेंगे, ये सही दिशा दशा नहीं होगी। और मैं फिर से दोहराऊंगी कि हरियाणा ने एक बड़ा संदेश भेजा है, सभी को भेजा है, और हम अलायंस का धर्म जो होता है और अलायंस को कैसे और मजबूत करें, एक दूसरे के हाथ मजबूत करें, इसकी कोशिश आने वाले चुनाव में, चाहे महाराष्ट्र हो, झारखंड हो या दिल्ली हो, उस पर ध्यान रखें। हमने क्या किया, क्या नहीं किया, गलती कहाँ हुई, इसका विश्लेषण जरूर होगा, इस पर चिंतन जरूर होगा, बहस जरूर होगी, एक समिति का भी गठन होगा। ये प्रथा रहा है कांग्रेस पार्टी में, और सबसे बातचीत करके ही ये विश्लेषण होगा। पर अभी विश्लेषण का वक्त नहीं है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमसे जीत छीना गया है। कांग्रेस की तमाम सफाई गठबंधन के सहयोगियों पर असर नहीं कर रही। हार से सीखने की सलाह मिल रही है। इशारा साफ है, गठबंधन धर्म में सहयोगियों के लिए सीटों की गुंजाइश ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। हमें लगा था, जो माहौल दिख रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस का परफॉर्मेंस एक्स्ट्रॉर्डनरी होगा, वो नहीं हुआ। तो हम सब कांग्रेस से भी हम बात करके सीखेंगे कि वहाँ क्या गलतियाँ हुई कि वो फिर से हम वो गलतियाँ। महाराष्ट्र और हरियाणा में बहुत फर्क होता है। वेरी हेल्थी डिस्कशन। हमारा हरियाणा एक छोटा जगह है, महाराष्ट्र बहुत बड़ा, देश की बहुत बड़े स्टेटों में एक है। कांग्रेस को घेरने की कोशिश वो पार्टी भी कर रही है जो खुद हरियाणा में शून्य पर सिमट गई है। नजर दिल्ली विधानसभा चुनाव पर है। लोकसभा में तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन था, अब विधानसभा के लिए तैयारी हो रही है। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार को आम आदमी पार्टी दिल्ली के चश्मे से देखने की कोशिश कर रही है। हरियाणा में 5 ऐसी सीटें थी जहां कांग्रेस की हार का अंतर आम आदमी पार्टी को मिले वोटों के आसपास था। इसलिए कांग्रेस को ये समझाने की कोशिश हो रही है कि हरियाणा में अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ होते तो बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हो सकता था। हम लोग कह रहे थे गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, गठबंधन नहीं किया। अब इसके बारे में कांग्रेस पार्टी से पूछिए, उन्होंने क्यों नहीं किया। अब उनके बहुत सारे बयान उनके नेताओं के सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, हमको कुछ समझते ही नहीं थे। तो अब आप उनसे पूछिए बारे में। हमने तो अपना प्रयास किया, हमने अपने गठबंधन का धर्म निभाते हुए प्रयास किया कि उनके साथ समझौता हो जाए। कांग्रेस को नसीहत बंगाल से भी मिल रही है। ममता बनर्जी की पार्टी ने तो कांग्रेस को अक्खड़ और घमंडी बता दिया। पार्टी के सांसद साकेत गोखले ने एक्स पर पोस्ट लिखी, अक्खड़पन और क्षेत्रीय दलों को नजरअंदाज करने का रवैया कांग्रेस को हरियाणा में भारी पड़ा। साथियों से विरोध झेल रही कांग्रेस लगातार सफाई की मुद्रा में है। राहुल गांधी भी हार के विश्लेषण की बात कर रहे हैं। उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट में लिखा, हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। सभी हरियाणा वासियों को, उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का ये संघर्ष जारी रखेंगे। आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। कांग्रेस के लिए हरियाणा की हार बड़ा झटका है। कांग्रेस ने सहयोगियों के बीच अपनी साख बचाए रखने के लिए एक बार फिर वही पुराना बहाना ढूंढा है। हार के लिए फिर से ईवीएम को विलेन बनाने की कोशिश हो रही है। चुनाव आयोग से शिकायतें की गई हैं, पर कांग्रेस का ये तरीका सहयोगियों पर असर नहीं कर रहा। शायद सहयोगी भी चाहते हैं कि कांग्रेस पर दबाव बना रहे, ताकि आने वाले चुनाव में सीटों के बंटवारे के वक्त मोल भाव करने में कांग्रेस की स्थिति कमजोर ही रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी प्रयागराज में अगले साल होने वाले महाकुंभ मेले की, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के साथ साथ साधु संत भी जोर शोर से तैयारियों में जुटे हैं। महाकुंभ को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठकों में महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बार महाकुंभ मेले में शाही और पेशवाई जैसे मुगल कालीन शब्दों की जगह सनातन धर्म से जुड़े शब्दों का इस्तेमाल करने पर सहमति बनी। अखाड़ा परिषद की बैठक में तय हुआ है कि शाही स्नान को अब राजसी स्नान कहा जाएगा।
वहीं महाकुंभ मेले में इस्तेमाल होने वाले पेशवाई शब्द को अब छावनी प्रवेश कहा जाएगा। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन नए शब्दों की घोषणा दिवाली के बाद अपने प्रयागराज दौरे में वो करेंगे। इसके साथ ही एक नोटिफिकेशन जारी कर शाही और पेशवाई शब्दों को महाकुंभ के रिकॉर्ड से भी हटा दिया जाएगा। अलग अलग अखाड़ों से जुड़े साधु संतों ने माना है कि ये शब्द मुगल संस्कृति से प्रभावित हैं और इनकी जगह सनातन संस्कृति से जुड़े शब्दों को प्रयोग में लाना जरूरी है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने बताया कि इस मुद्दे को सबसे पहले मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में कुंभ के दौरान उठाया था। इस मुद्दे पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक में गहन मंथन हुआ और ये तय हुआ कि शाही स्नान को राजसी स्नान और पेशवाई को छावनी प्रवेश कहा जाएगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद 13 अखाड़ों की एक संस्था है। इनमें 7 अखाड़े आदि शंकराचार्य ने स्थापित किए थे। अखाड़ा परिषद की बैठक में लव जिहाद, धर्मांतरण और मंदिरों को नष्ट होने से बचाने के प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई और उम्मीद जताई गई कि इन मुद्दों पर केंद्र और प्रदेश सरकार भी उचित कदम उठाएगी। हमारे महाराज श्री ने ये भी एक सुझाव दिया है कि जितने भी हमारे घाट है, हमारे जितने अखाड़े हैं, हमारे कुल 13 अखाड़े हैं और 13 अखाड़ों के अपने अपने इष्ट होते हैं। इष्ट मतलब जो हमारे गुरु है, जो हमारे भगवान है, उनके नाम से जो है घाटों का नाम रखा जाए, ऐसा हमारा सुझाव है। ये सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा है, इससे पूर्व में ये हरिद्वार कुंभ में भी ऐसा हुआ था। जो भी नए घाट बने गए थे, उनमें जो अखाड़ों के इष्ट है, उनका नाम दिया गया है। महाकुंभ में शाही स्नान और पेशवाई जैसे मुगलकालीन शब्दों को हटाने के लिए साधु संतों में बनी सहमति पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। ये सांस्कृतिक परिवर्तन है। जो पुरानी संस्कृति थी, बीच में जो आक्रमणकारी आए थे, उनकी भाषा में ही सारी चीजें लिपिबद्ध हुई थी, तो उस समय उसको उस दृष्टि से देखा जा रहा था। अब धीरे धीरे सांस्कृतिक चेतना डेवलप हो रही है, हम अपनी संस्कृति में दोबारा लौट रहे हैं। सर, ये तो सदियों चला आ रहा है। अगर इसके ऑप्शन में कोई नया नाम अगर सही लगता है तो करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्योंकि जो परंपरा चली आ रही शाही स्नान की, वो तो होनी चाहिए। वो तो शाही एक शब्द एक ऐसा है, सदियों चला आ रहा है, आज से नहीं सदियों चला आ रहा है। अगर गवर्नमेंट को लगता है, सरकार को लगता है इससे बढ़िया कोई ऑप्शन हो सकता है तो बिल्कुल करना चाहिए उनको। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं। इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। कारोबार के दौरान शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखा गया। हालांकि बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 168 अंक लुढ़ककर 81,467 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी भी 31 अंक फिसला, ये 24,982 पर बंद हुआ। आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में ब्याज दरों की समीक्षा की, जिसके बाद आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती नहीं करने का फैसला किया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसका ऐलान किया। ब्याज दरें 6.5% पर यथावत बनी रहेंगी। मतलब होम लोन की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। ये लगातार 10वीं बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने यूपीआई की लिमिट बढ़ा दी। यूपीआई 123 पे के लिए अब प्रति ट्रांजैक्शन की सीमा को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 और यूपीआई लाइट वॉलेट की सीमा 2,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए तक कर दिया गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसकी जानकारी दी। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।